दोस्तों, पहले के वीडियोस में हमने बॉडी और माइंड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे पहले के वीडियो ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम अपने अंदर दौड़ रहे ऊर्जा के बारे में जानेंगे। अब किसी मशीन के लिए ऊर्जा का क्या महत्व है ये तो सभी जानते हैं। बिना ऊर्जा के कोई भी मशीन किसी काम का नहीं। हमारा शरीर भी तो एक मशीन है, तो ऊर्जा का इसमें बहुत महत्व होगा। ऊर्जा के कारण ही हमारा शरीर और दिमाग काम करता है। शरीर और दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा का सही तरीके से प्रयोग पता होना चाहिए, या वो कैसे काम करते हैं इसकी समझ होना चाहिए। अपने शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस कर लेने पे हम अपनी क्षमता को इतनी बढ़ा सकते हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप न करें और अंत तक ज़रूर देखें। मैं सूट वाला योगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है योगा इन सूट। ऊर्जा को यौगिक भाषा में प्राण कहते हैं। प्राण शरीर और दिमाग के बीच एक कड़ी का काम करता है। प्राण को लोग सांस लेना और छोड़ना समझ लेते हैं, लेकिन श्वसन प्रक्रिया वो मैकेनिज्म है जिससे प्राण हमारे शरीर में दौड़ता है। ऊर्जा हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी कि इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई न कोई सिस्टम हमारे शरीर के अंदर ज़रूर मौजूद होता होगा, तभी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो पाएगा। जैसे बिजली का एक बल्ब जलाने के लिए हमें एक प्रॉपर वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार शरीर में ऊर्जा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नाड़ियों के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ आपको मैं पहले बता दूँ कि अगर आप आंखों देखी पर ही यकीन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं बना। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नाड़ी का कोई फिजिकल प्रमाण नहीं है। इन्हें सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। इसको आप मिठास से समझ सकते हैं। क्या आपने मिठास को कहीं देखा है या उसे सिर्फ महसूस ही किया है? जी हाँ, आप मिठास को कहीं नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ फील ही किया जा सकता है। वैसे ही शरीर में नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह जानेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं और इसको बैलेंस में रखने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं नाड़ियों के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने जो 72,000 नाड़ियों की बात की थी, उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: ईडा, पिंगला और सुषमा। आइए अब इन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। पिंगला हमारे शरीर के स्पाइन के दाहिने हिस्से के नाड़ियों को पिंगला कहते हैं। नेचर में यह गर्म होता है और सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसको यमुना नदी से जोड़ा गया है। अगर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के देखा जाए तो यह धनात्मक होता है और लाल रंग का होता है। ईड़ा हमारे स्पाइन के बाएं हिस्से के नाड़ियों को ईड़ा कहते हैं। नेचर में यह ठंडा होता है और चांद को प्रतिनिधित्व करता है। इसको गंगा नदी से जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के देखने पर यह ऋणात्मक होता है और रंग में सफ़ेद होता है। सुषमा हमारे स्पाइन में प्रवाहित ऊर्जा सुषमा कहलाती है। यह 72,000 नाड़ियों से स्वतंत्र होता है, लेकिन एनर्जी सिस्टम का आधार होता है। इतना समझने के बाद अब आइए इनको महसूस करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। सांस को थोड़ा सा समझने से आप ईड़ा और पिंगला को आसानी से महसूस कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि नाक के छिद्र हमेशा एक समान नहीं खुले होते। कभी नाक का दाहिना तो कभी बायां छिद्र खुला होता है। जब बायां छिद्र खुला होता है तो शरीर में
ईडा एनर्जी का प्रवाह ज़्यादा होता है। जब शरीर में ईडा एनर्जी का प्रवाह ज़्यादा हो, प्रभाव ज़्यादा हो, तब मानसिक कार्य करना ज़्यादा आसान माना गया है। यानी कि उस समय हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। इसके विपरीत अगर ईड़ा नाड़ी में कहीं भी अवरोध हो गया हो तो सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। आपको ज़्यादा ठंड लगती है, सर्दी ज़्यादा होने लगती है, पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। जब नाक का दाहिना छिद्र खुला होता है तब पिंडला का प्रभाव ज़्यादा होता है। यह स्थिति शारीरिक कार्यों के लिए उत्तम होता है। आप फिजिकल काम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर पिंडला नाड़ी में कहीं भी अवरोध होता है तो शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपको बुखार हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने लगती है। हमारा शरीर और मस्तिष्क सही से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि ईड़ा और पिंडला में समानता बनी रहे। दोनों में समानता की स्थिति मानसिक और शारीरिक क्षमता को इतना बढ़ा देता है जितना कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। ईड़ा और पिंडला को समझने के बाद अब आप आसानी से यह भी समझ लेंगे कि सूर्य और चंद्रमा का हमारे स्वस्थ रहने पे, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में जब ईड़ा और पिंडला संतुलन की स्थिति में होते हैं तब हमारे शरीर की एनर्जी सुषमा में प्रविष्ट करती है। जब सुषमा में एनर्जी प्रवेश करती है तब हमारे शरीर के बाहर चारों तरफ कुछ भी घटनाएं होती रहे, हम आंतरिक रूप में नियंत्रण में रहते हैं। अभी आप बाहर की परिस्थितियों से विचलित हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऊर्जा सुषमा में प्रवेश करती है आप बाहर के परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि सुषमा 72,000 नाड़ियों से स्वतंत्र होता है। ईड़ा और पिंडला को संतुलित करने के लिए योग में प्राणायाम की व्यवस्था की गई है। प्राणायाम के बारे में आपने सुना होगा। अमूमन आपको कुछ भी करना हो तो प्राणायाम करने का सुझाव दिया जाता है। आप स्टूडेंट हैं तो लेसन्स याद नहीं कर पा रहे तो प्राणायाम करें। जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तब भी प्राणायाम करें। पेट ठीक नहीं है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तब भी प्राणायाम करें। इसका कारण यही है कि प्राणायाम हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे हमारे शरीर और माइंड का परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी का हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि हमारे शरीर में ऊर्जा 3 भागों में बटी है, ईड़ा, पिंडला और सुषमा। ईड़ा और पिंडला में संतुलन से हमारे शरीर में क्या फ़ायदा होता है, जब हमारे शरीर की ऊर्जा असंतुलित होती है तब हमें क्या नुकसान होता है, ये सब हम आज जान चुके हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।